हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस 365 को कंप्लीट कराएंगे। इसके अंतर्गत ये पहला टॉपिक रहेगा सामाजिक मुद्दे, जिसमें को मैं अगस्त 2022 से मई 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट करेगा और इसको एक एनालिसिस के तौर पर देखेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे जो आपके मुख्य परीक्षा में ज़्यादा मददगार रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अंतर्गत विषय सूची है। सबसे पहले इस विषय सूची में आती हैं महिलाएं। महिलाओं के अंतर्गत क्या क्या इसमें टॉपिक है, जैसे महिलाओं में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। कार्यबल में महिलाएं, कार्यबल में महिलाओं के बारे में बताया गया है। कार्यबल में महिलाओं के साथ साथ बताया गया है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है, इसमें दूसरे टॉपिक के अंतर्गत आता है कि कार्यबल में महिलाओं के बाद दूसरा टॉपिक आता है महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का होना। स्टेम क्षेत्र में महिलाएं, केयर इकोनॉमी, विधायिका में संरक्षण, सरपंच पति, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, महिलाओं की विवाह की आयु, सरोगेसी, भारत में गर्भपात कानून, बांस और लैंगिक समानता असमानता। इसी तरह बच्चों के संदर्भ में क्या क्या रहे, बाल अधिकार के संदर्भ में, बाल श्रम में, लैंगिक अपराधों के संदर्भ में। फिर अन्य सुविध वर्ग के संदर्भ में जैसे दिव्यांगजन, भारत के वृद्धजन, ट्रांसजेंडर, देशज लोग इत्यादि के संदर्भ। फिर शिक्षा के संदर्भ में जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, उच्चतर शिक्षा संस्थानों का प्रत्ययन एवं मान्यता, इसके संदर्भ में। फिर आता है स्वास्थ्य के संदर्भ में जैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य पोषण, आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ केयर, ड्राफ्ट राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, सार्वभौमिक टीकाकरण इत्यादि के संदर्भ में पढ़ेंगे। पोषण और सुरक्षा के स्वच्छता के संदर्भ में जैसे वैश्विक खाद्य संगठन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में पढ़ेंगे। गरीबी एवं विकास से संबंधित मुद्दों में जैसे हाथ से मेला उठाना, आंतरिक विस्थापन, वैश्विक जनसंख्या वृद्धि इत्यादि को पढ़ेंगे। विविध में जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सोशल मीडिया और समाज और भारत में खेल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे विभिन्न तरीके के टॉपिक रहे। चलिए तो एक एक करके इन टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले महिलाओं के बारे में। महिलाओं के बारे में सबसे पहले आता है टॉपिक कार्यबल में महिलाएं। कार्यबल में महिलाओं के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी भागीदारी के पीछे क्या कारण है तथा इसमें कार्यबल में भागीदारी हेतु सरकार के द्वारा क्या पहले स्टार्ट की गई हैं और इसकी भविष्य के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं और बेहतर करने के लिए इसमें हो सकती हैं। तो आते हैं सबसे पहले इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हैं कि भारत में महिला श्रम भागीदारी 2004-05 में 42.7 से घटकर 32.8 हो गई है। तो क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 42.7 से 32.8% हो गई है, मतलब घटोत्तरी हुई है। वर्तमान में पुरुषों के लिए श्रम बल में भागीदारी 77.2% है। भारत में व्हाइट कॉलर नौकरियां और ब्लू कॉलर नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और वहीं शिक्षण और आय जैसी पिंक कॉलर कंपनियों में महिलाओं की अधिकता है। मतलब किस क्षेत्र में महिलाओं की कमी है, महिलाओं की कमी जैसे व्हाइट कॉलर नौकरियों में, ब्लू कॉलर नौकरियों में है, और जो जैसे व्हाइट कॉलर नौकरी में जैसे उच्च वेतन और उच्च कौशल वाली में, और ब्लू कॉलर में शारीरिक श्रम की आवश्यकता वाली में महिलाओं की कम प्रतिनिधित्व कम है, और जो कम वेतन वाली आय जैसे पिंक कॉलर नौकरियों में महिलाओं की अधिकता ज़्यादा है। कार्यबल में महिलाओं की इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत मैकिन्सी की रिपोर्ट में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक जीडीपी में 1.4% की वृद्धि होगी। यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जिन घरों में महिलाएं कामकाजी होती हैं उन घरों में महिलाओं के पास निर्णय लेने की शक्ति अधिक होती है तथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार होता है तथा युवा महिला कार्यबल भारत सांख्यिकी जनसांख्यिकी लाभ का फायदा उठाने के लिए मददगार है। इससे भारत एवं अन्य देशों में समकक्ष आ सकेगा और भारत को वैश्विक प्रतिबद्धताओं जैसे सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत पहला लक्ष्य है गरीबी का अंत और 5वां लक्ष्य लैंगिक असमानता आदि को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। है कार्यबल में इसका इंपॉर्टेंस है। अब आता है कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे का कारण है। जैसे जो कम भागीदारी है महिलाओं की, एक क्षेत्र में पिंक कॉलर जॉब में तो महिलाओं की अधिकता है, लेकिन जो ब्लू कॉलर जॉब है और वाइट कॉलर जॉब है उसमें महिलाओं की भागीदारी क्यों कम है, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे देखते हैं कारण, जैसे महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक मानदंडों का पूरा करना होता है। परिवार की आय की वृद्धि होने के साथ कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कमी आती है। महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक पेशेवर और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिसके कारण महिलाओं को अवसरों की कमी होती है। भारत में वेतन को लेकर असमानता की स्थिति होती है, क्योंकि भारत में पुरुष श्रम आय का 82% प्राप्त करते हैं और असमानता रिपोर्ट इसमें विश्व असमानता रिपोर्ट में भारत में कुल 146 देशों में भारत ने 135वां स्थान प्राप्त किया।
कम वेतन, यौन उत्पीड़न आदि के कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और डिजिटल विभाजन की स्थिति। केवल 35% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, इसकी एक अवस्थिति है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ावा देने के लिए पहले कुछ स्टार्ट किए हैं, जैसे मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2013-17 के तहत सावैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य स्थितियाँ संहिता 2020 के जरिए महिलाओं को रात्रि के लिए भी कार्य करने की अनुमति दी गई है। वेतन संहिता का लागू होना की लैंगिक आधार पर भेदभाव पर रोक लगाती है। महिलाओं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय ITIs और क्षेत्रीय IITs के लिए ITI के माध्यम से महिलाओं के कौशल का विकास करना। मिशन शक्ति, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण के लिए एक अमला योजना स्टार्ट की गई है। कार्यबल में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महिलाओं के कार्यबल में उत्पीड़न के लिए लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 बनाया गया है। महिलाओं के आर्थिक प्रतिरोध के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 गठबंधन शुरू किया गया है, जो अभी सरकार के द्वारा पहले स्टार्ट की गई। अब भविष्य के लिए देखते हैं कि इनकी स्थिति मजबूत हो, उसके संदर्भ में क्या क्या हो सकते हैं। कि सुरक्षा और तथ्यों के आधार पर नीतियों के विकास के लिए श्रम बाजार की बेहतर व ठोस जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए बेहतर वेतन, प्रशिक्षण, कौशल प्रदान करना, नौकरियों को कोटा प्रदान करने, नियोक्ताओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन देना और महिलाओं को नौकरी पर रखने को बढ़ावा देना। स्टेम क्षेत्रों में अध्ययन, जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में अध्ययन और अपने करियर को प्रोत्साहित करना चाहिए। तथा महिलाओं को वर्तमान में प्रचलित रूढ़ियों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है और नियोक्ता की जिम्मेदारियों का विस्तार कर उन्हें अनिवार्य पे ऑडिट्स को भी शामिल करना चाहिए। अब आता है इसके बाद महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन। महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के बारे में रक्षा बलों में महिलाओं के लिए एक स्थायी कमीशन पर एक नज़र डालते हैं कि स्थायी कमीशन सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। स्थायी कमीशन सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति तक का करियर होता है। जो सशस्त्र बल होते हैं उनमें सेवानिवृत्ति तक का करियर होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में 4 वर्ष के विस्तार के विकल्प के साथ 10 वर्ष की सेवा की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्र रक्षा बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया गया है। स्थायी कमीशन मतलब सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति तक का करियर की बात की गई है, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में 4 वर्ष के विस्तार के साथ 10 वर्ष की सेवा की अनुमति है। तथा सुप्रीम कोर्ट ने इस हस्तक्षेप में केंद्र ने रक्षा बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन देने का फैसला किया हुआ है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति देखते हैं कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना में महिलाएं, जैसे थल सेना में 0.56%, वायुसेना में 1.08% और नौसेना में केवल 6.5% महिला कार्मिक है। रूसी सशस्त्र बलों में 10% और अमेरिका में 16% महिलाएं शामिल हैं। तथा सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश का बारे में देखते हैं। एक हिस्ट्री देखते हैं कि 1888 में सबसे पहले भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1992 में महिलाओं को गैर चिकित्सीय भूमिकाओं के लिए शामिल किया गया था। 2015 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट पद पर नियुक्ति की शुरुआत की गई और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सचिव रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया विवाद में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया। अब सशस्त्र बलों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति, जैसे पुरुष सैनिकों के बीच में महिला नेतृत्व की स्वीकार्यता कम है। महिलाएं अपने पुरुष समकक्ष की तरह शारीरिक मानदंडों को पूरा नहीं कर सकती और यौन उत्पीड़न के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता, अलग शौचालय जैसी भौतिक सुविधाओं का कमी इत्यादि है। महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन के संबंध में पक्ष में तर्क, जैसे महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया जाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है और इसमें रूढ़िवादी व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा। पहाड़ी राज्य के सैनिकों को पहले से ही शारीरिक मानदंडों में छूट प्रदान की गई और किसी भी सेवा में शामिल होने और पदोन्नति के लिए योग्यता मूल आधार होनी चाहिए। महिलाओं को कर्नल, ब्रिगेडियर आदि पर उच्च पदों की रैंकिंग पर नियुक्ति के लिए अधिक अवसर मिलेंगे, क्योंकि ये 14 साल की सेवा की अवधि प्राप्त किए जाते हैं, तो इसकी स्पेशलिटी होगी। और उच्च रैंकिंग में लिंगानुपात में सुधार के परिणाम स्वरूप रक्षा बलों में लिंग संवेदनशील निर्णय लिए जाएंगे और महिलाओं को सामाजिक दर्जे में वृद्धि होगी। भविष्य के लिए क्या रहेगा? भविष्य के लिए देखते हैं कि महिलाएं केंद्रित आवश्यकताओं को समायोजित करना, महिलाओं के लिए कंफर्ट विंग शुरू करना तथा महिलाओं के लिए सेना को लाभप्रद बनाना। सैनिक स्कूलों में बचपन से प्रशिक्षण करने से लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे और शारीरिक बाधाओं को दूर किया जा सकेगा। इसके संदर्भ में अब आता है स्टेम में महिलाएं। स्टेम का तात्पर्य है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में। इस पर एक नज़र डालते हुए देखते हैं कि स्टेम की प्रासंगिकता के बारे में। स्टेम की प्रासंगिकता आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाता है।
आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है और नव प्रवर्तक बनाता है। तो स्टेम का तात्पर्य होता है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के से संबंधित होता है तथा इसकी प्रासंगिकता में कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है तथा सामाजिक गतिशीलता को सुविधाजनक बनाती है, आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है तथा नव प्रवर्तन भी बनाता है। इसके संदर्भ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की विश्व बैंक के अनुसार विश्व स्तर पर तृतीयक शिक्षा 35% छात्रों के मुकाबले केवल 18% छात्राएं स्टेम में अध्ययन कर रही हैं। भारत में अलग अलग विषय क्षेत्रों में स्टेम में महिला शोधकर्ताओं का प्रतिशत जैसे समग्र रूप से 18%, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में 14%, प्राकृतिक कृषि विज्ञान में लगभग 22% और स्वास्थ्य विज्ञान में लगभग 24% होता है। इसमें स्टेम में लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाले कारक में दोहरी भूमिका सिंड्रोम, कार्यस्थल पर भेदभाव का होना, लैंगिक रूढ़िवादिता और उपयुक्त कार्यस्थल का अभाव जैसे यात्रा भत्ता, आवास और मातृत्व लाभ जैसे अन्य लाभों का न होना और महिलाओं को स्टेम में करियर बनाने से रोकता और स्टेम से अभिरुचि बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए लड़कियों के पास इस क्षेत्र में जुड़े रोल मॉडल की भी कमी है। अब आता है सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के संदर्भ में। जैसे पहली आती है विज्ञान ज्योति योजना। इस योजना को उद्देश्य मेधावी छात्राओं के लिए हाई स्कूल स्तर तक के समान अवसर सृजित करना ताकि वे उच्चतर शिक्षा में स्टेम का चुनाव कर सके। किरण योजना यह योजना महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई। गति योजना जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन परियोजना यह यूनाइटेड किंगडम में एथेना स्वान चार्टर पर आधारित है। क्यूरी महिला विश्वविद्यालय में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन है। यह किरण योजना का एक उपघटक है और इसे महिला विश्वविद्यालयों में अत्याधुनिक अवसंरचना विकसित करने के लिए शुरू किया गया। अब आता है बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड री ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में। यह 45 वर्ष तक की आयु में नियोजित या बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों के करियर विकास के लिए बायो केयर की शुरुआत की गई है तथा यह ऐसी महिलाओं के लिए पहला एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च अनुदान है। स्टेम एक वार्षिक कार्यक्रम होता है। इसका आयोजन भारत में स्वीडन के दूतावास, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और जर्मन सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च में स्टेम में महिलाओं के जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इसके संदर्भ में आगे की राय में देखते हैं कि महिला मंच या कामकाजी माता पिता संपर्क के माध्यम से ही महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी को दूर कर सकते हैं। महिला विज्ञानकों, गणितों आदि में जीवनीय शामिल करके शिक्षण सामग्री में लैंगिक पूर्वाग्रहों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में जरूरत है। पितृत्व अवकाश की सुविधा दी जानी चाहिए तथा लैंगिक समावेशन निधि स्थापित की जानी चाहिए और तथा निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है केयर इकोनॉमी के बारे में। केयर इकोनॉमी सुर्खियों में क्यों रहा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने केयर इकोनॉमी के महत्व और 300 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की इसकी क्षमता पर बल दिया है तथा इसमें 80% का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इसमें महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इसके संदर्भ में देखते हैं कि केयर इकोनॉमी सबसे पहले होता क्या है। केयर इकोनॉमी का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों और संबंधों से होता है जो बच्चों, वयस्कों, वृद्धों, युवा, कमजोर, असमर्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। केयर इकोनॉमी के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों को जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, घरेलू कार्यों को शामिल किया जाता है। देखभाल कार्य में महिलाओं के प्रभाव में जैसे आराम के लिए समय की कमी का होना, अवसरों से वंचित हो जाना, कार्यस्थल पर भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा देना, इसी तरह के अन्य मुद्दे जैसे पर्यावरणीय आर्थिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होती है जैसे कि जलवायु संबंधी आघात, मितव्ययता नीतियाँ, सामाजिक क्षेत्र में व्यय की कमी करना इत्यादि होता है। महिलाओं की देखभाल संबंधी कार्यों को बोझ को कम करने की दिशा में आगे की क्या राय हो सकती है कि यह मान्यता पर जैसे कि अवैतनिक कार्य का समापन और इसका बहुत तरह की इकाइयों में आकलन किया जाना चाहिए। सुविधाएं उपलब्ध करवाना की देखभाल नीतियों और सेवाओं को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करनी चाहिए। ऐसा मजबूत सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करके पारिवारिक भत्ते एवं संतान संबंधी लाभ प्रदान करके तकनीकी परिवर्तनों में निवेश करने जैसे उपायों के लिए किया जाना चाहिए। पुनर्वितरण के संदर्भ में कि लैंगिक रूप से पक्षपात रहित सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अवकाश नीतियों को लागू करना चाहिए। देखभाल कर्मियों की पहचान करना की परिभाषा और उन्हें परिभाषित करना कि उनके लिए एक पहचान तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और उन पर लाभ पहुंचने के लिए जॉब कार्ड आवंटित करने चाहिए और इस पीढ़ी प्रक्रिया के लिए ई श्रम पोर्टल का लाभ उठाया जा सकता है। फिर आता है केयर इकोनॉमी में निवेश करना कि यदि सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2% भारतीय स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो 11 मिलियन अधिक रोजगार सृजित होंगे और भावनात्मक श्रम से जुड़े मुद्दों का समाधान करना इसी के संदर्भ में। जैसे इसमें देखते हैं कि भारत में डेटा बैंक महिला और केयर इकोनॉमी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर 75% अवैतनिक केयर वर्क महिलाओं द्वारा किया जाता है जो पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक है।
भारत की जीडीपी का 1% हिस्सा केयर इकोनॉमी के अंतर्गत आता है और भारत की जीडीपी का 3.1% हिस्सा महिलाओं के अवैतनिक काम का मूल्य है और 80% भारतीय पुरुषों को यह मानना है कि बच्चे की देखभाल करना माँ की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये जो मेन पॉइंट है, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी डेटा को लिखना हो या फिर इससे केयर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इस डेटा को आप मेंशन कर सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी किस क्षेत्र में कितनी है और कितना % उनसे कार्य किया जाता है और उनका जीडीपी में कितना % है, तथा इसमें महिलाओं का कितना अवैतनिक काम किया जाता है, उनका 1% के हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। केयर इकोनॉमी की विशेषताओं के बारे में, केयर इकोनॉमी की विशेषताओं में देखते हैं कि अवैतनिक देखभाल कारक लोकहित में होते हैं। केयर इकोनॉमी से पुरुषों में से अधिक महिलाओं की भागीदारी होती है। यह बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देती है, साथ ही इसमें वृद्धि की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। वेतनिक देखभाल कार्य और भारत के विप्रेषण एक सबसे बड़ा स्रोत होता है। अब विधायिका में महिला आरक्षण को लेकर एक नज़र डालते हैं। विधायिका में महिला आरक्षण को लेकर कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके विरोध में तर्क रहे, क्या इसके समर्थन में तर्क, क्या विरोध में तर्क, क्या इसकी वर्तमान स्थिति है, इसमें भागीदारों में समक्ष बाधाएं क्या क्या आई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसकी पृष्ठभूमि के तौर पर देखते हैं कि सबसे पहली बार 1996 में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया था। ऐसे लोकसभा में विघटित होने के साथ ही यह विकृत हो गया था और तब से विधेयक पर कई बार पुनः प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसे बहुमत का समर्थन नहीं मिल पाया। विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित की गई हैं तथा आरक्षित सीटों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के अनुसार आवंटित किया जाता है। विधेयक के समर्थन में तर्क देने के संदर्भ में कि यह महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है या उन्हें उनके साथ होने वाली दुर्व्यवहार और भेदभाव को असमानता को लड़ने में मदद करता है। महिलाओं की सतत प्रगति के साथ साथ प्रतिनिधि लोकतंत्र या समावेशी समाज के लिए महत्वपूर्ण है तथा पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण का अनुभव उत्साहवर्धक होता है तथा यह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर UN कन्वेंशन और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 निर्धारित लक्ष्यों को पालन करना आवश्यक है। इसके विधेयक के समर्थन में तर्क है। इसके विरोध में तर्क देखते हैं कि यह महिलाओं की असमानतापूर्ण स्थिति को बनाए रखेगा तथा उसमें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धी नहीं माना जाएगा। यह केवल संभ्रांत वर्ग की महिलाओं के लिए उपयोगी है तथा पॉक्सी कल्चर या सरपंच प्रति की अवधारणा को बनाए रखेगा और चुनाव सुधार में बड़े मुद्दों जैसे राजनीतिक अपराधीकरण और दलों के आंतरिक लोकतंत्र आदि की उपेक्षा करता है। वर्तमान स्थिति को देखते हैं, जैसे पहले तो इसको 15-33% आरक्षण निश्चित कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन वर्तमान स्थिति देखते हैं कि संसद और अधिकांश राज्य विधानमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम है। संसद या राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं है तथा विश्व आर्थिक मंच में वैश्विक लैंगिक अंतराल 2022 में 146 से 135वें स्थान पर पहुंच गया। राजनीति में महिलाओं की समक्ष बाधाएं जैसे आर्थिक निर्भरता का होना, वित्त सत्तात्मक मूल्य होना, राजनीति का अपराधीकरण और शिक्षा और जागरूकता का अभाव और पारिवारिक सहयोग का अभाव होना, इसकी ये समक्ष बाधाएं हैं। आगे की राय में देखते हैं कि संसद में विचार विमर्श, बहस और इसका पारित होना सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता और ठोस साक्ष्यों को दोनों आवश्यक है तथा राजनीति में प्रचलित पुरुष प्रधान मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन लाना जरूरी है और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जागरूकता और नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और वैकल्पिक उपाय के रूप में राजनीतिक दलों के भीतर आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जैसे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे आदि देशों में राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अब पढ़ते हैं सरपंच पति सुर्खियों में क्यों रहा। सरपंच पति यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज गठित संसदीय स्थायी समिति से निर्वाचित महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरपंच पति वाली व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण को लेकर अभी हमने पहले विधायिका में महिला आरक्षण को लेकर पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा में। अब पंचायती में महिला आरक्षण को लेकर कि पंचायतों में महिला आरक्षण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंचायती राज संस्थानों में और इसके हर स्तर पर अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित की गई, जो अनुच्छेद 243D के अंतर्गत है। इसमें कई राज्यों जैसे बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान आदि पंचायतों में सरपंच पदों के लिए 50% आरक्षण का कानूनी प्रावधान किया गया और वीमेन एंड मेन इन इंडिया में 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 31.8 लाख चुने हुए जनप्रतिनिधियों से 46% महिलाएं थी। यह इसकी एक रिपोर्ट में बताया गया।
इससे अंदर कुछ प्रावधानों पर नज़र डालते हैं। जैसे कुछ पहला प्रावधान आता है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज स्थायी समिति ने पंचायत स्तर पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशस्त्र बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की। जैसे सरपंच पति या प्रधान पति जैसी प्रचलित अवधारणाओं पर अंकुश लगाने के लिए निर्वाचित महिलाओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है, तथा सरपंच पति की अवधारणा के प्रति निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती बनाएगा, तथा महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। जैसे पहली समस्या है वित्तीय और डिजिटल साक्षर की कमी का होना। वित्तीय और डिजिटल साक्षरता की कमी का होना, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव होना, प्रबंधन संबंधी कम अनुभव की स्थिति होना और पारंपरिक रूढ़िवादी और संकीर्ण समाज द्वारा थोपी गई जो सामाजिक बाधाएं हैं, इनके लिए समस्याएं महिला निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए समस्याएं पैदा करती हैं। फिर आता है महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशस्त्र बनाने के लिए उनको पुरुषों एवं महिलाओं दोनों की सोच में बदलाव लाना चाहिए, तथा हितधारक तथा सरकार में महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता, तभी यह चीज़ें सुधरेंगी। अब आता है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं या लड़कियों को शारीरिक, लैंगिक या मानसिक कष्ट या पीड़ा पहुंचाती है या पहुंचने की संभावना होती है, वह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कहलाती है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा क्या होती है और इसका वर्तमान में क्या संदर्भ है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो जिसमें आप डेफिनेशन के तौर पर ये लिख सकते हैं। अगर इसमें महिला हिंसा से रिलेटेड डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन क्या है कि लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं एवं लड़कियों को शारीरिक, लैंगिक या मानसिक कष्ट या पीड़ा पहुंचती है या पहुंचने की संभावना होती है, वह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कहलाती है। अब महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रेखांकित करने वाले कारक आते हैं। जैसे पहला तो आता है व्यक्तिगत कारक, दूसरा आता है सामुदायिक कारक। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत उसमें संबंधों में अत्यधिक असमानता, मादक पदार्थों और शराब के हानिकारक सेवन और महिलाओं के प्रति द्वेष और पूर्वाग्रह इत्यादि होते हैं। और सामुदायिक कारक के अंतर्गत आता है जैसे कठोर प्रतिशतात्मक लैंगिक मानदंड, अत्यधिक निर्धनता और बेरोजगारी, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति, पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देने वाले लोकप्रिय संस्कृति और महिलाओं को हाशिए पर रखना इत्यादि। 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं की विरुद्ध घटनाओं में 16.3% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए भारत में कुछ चुनौतियां हैं। जैसे कानून के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे खड़े होते हैं कि कार्य के अत्यधिक भार से ग्रस्त न्यायपालिका, निम्न दोष सिद्धि दर, कानून एवं परिभाषाओं से अस्पष्टता, पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों में व्याप्त उदासीनता, महिला पुलिस कर्मियों की कमी, अपराध की सूचना देने की निम्न दर और न्याय प्रणाली में रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वानुमान आदि इसके कानून में कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे हैं। फिर आते हैं सामाजिक मुद्दे, जैसे समाज में हिंसा के प्रति स्वीकारता और सहिष्णुता, अपराध संबंधी मामलों का कठिन पहचान, न्यायोत्तर अदालतों का अस्तित्व, भेदभाव के अलग अलग रूपों पर बहुत कम ध्यान देना आदि होता है। और अन्य मुद्दों के अंतर्गत आता है कि दंड विधि में किए गए संशोधन व्यापक नहीं है तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले में उपलब्ध डेटा की कमी, सुरक्षित अवसंरचना का एक अभाव होता है। फिर आता है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए भारत में उठाए गए कदम। जैसे पहला आता है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 और 2018, महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा से निपटने के लिए IT नियम, जैसे उच्चतम न्यायालय के प्रगतिशील निर्णय, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, योजना और पहलों के अंतर्गत आती हैं जैसे महिला पुलिस वॉलंटियर, उज्ज्वला योजना, निर्भया कोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इत्यादि आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन करने के संदर्भ में कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन का अभिसमय। राज्य स्तरीय पहलों के अंतर्गत आता है कि दिल्ली पुलिस द्वारा हिम्मत ऐप और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सम्मान अभियान और केरल द्वारा पिंक प्रोजेक्ट इत्यादि इसमें महिलाओं के सम्मान के संदर्भ में कुछ पहले राज्य स्तरीय पहले स्टार्ट हुई। अब समझते हैं यौन उत्पीड़न के बारे में, सुर्खियों में क्यों रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए गंभीर लापरवाही बरते जाने तथा अनिश्चितता की स्थिति संबंधी मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया। इससे संबंधित तथ्य में आता है कि हाल ही में एक समाचार पत्र के सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया था कि देश में 30% राष्ट्रीय खेल संघों में केवल 16 संघों ने ही उपयुक्त अधिकरण के तहत आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया। यह सर्वेक्षण के सामने आने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामले में संज्ञान लिया तथा कार्यस्थल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के प्रकार, जैसे पहला आता है 2 प्रकार है, जिसमें पहला आता है कि कृषि कार्य या वस्तु या सेवा के बदले में। इस प्रकार की यौन उत्पीड़न से तात्पर्य होता है कि कार्यस्थल पर जब किसी
जो लाभ के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने या यौन संबंधों के लिए दबाव डालने से होता है। और दूसरा आता है घटिया कार्य परिवेश, कि इसमें अनुचित और अवांछित आचरण या व्यवहार शामिल होता है और इसके कारण कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ कर्मी के लिए स्वयं को बनाए रख पाना कठिन होता है। तो ये दो प्रकार से होते हैं। फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में, इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना का प्रभाव, जैसे पीड़िता पर क्या प्रभाव पड़ता है, संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके संदर्भ में। पीड़िता पर पीड़िता का जो मनोवैज्ञानिक पीड़ा से गुजरती है तथा व्यवहार के स्तर पर परिवर्तन देखा जाता है, वह अलग थलग रहने लगती है तथा तनाव की वजह से वह शारीरिक तथा मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाती है तथा भविष्य में करियर के अवसर प्रभावित होते हैं, जिससे रोजगार के स्तर में नुकसान होता है। फिर आता है नियोक्ता या संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें कार्य उत्पादकता प्रभावित होती है और संगठन की प्रगति और नवाचार मंद पड़ जाता है और कंपनी की छवि भी खराब होती है। समाज पर प्रभाव, समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करने की महिलाएं आकांक्षाओं को ठेस पहुंचती है तथा कानूनी और आपराधिक मुकदमे को बोझ बढ़ जाते हैं। पीड़िता के दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए समाज की लागत चुकानी पड़ती है और चुकानी पड़ती है। जैसे विशाखा दिशा निर्देश के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए थे कि इसमें के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया था और संस्थाओं में 3 प्रकार प्रमुख दायित्व आरोपित किए गए, जिसमें निषेध, रोकथाम और निवारण या समाधान शामिल थे। संस्थानों के लिए एक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया था। कार्यस्थल पर महिलाओं के सुरक्षित बनाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में, यह अधिनियम 1997 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित विशाखा दिशा निर्देश का विस्तार किया और इसे कानूनी आधार प्रदान किया। विशाखा दिशा निर्देश में क्या किया गया, इसमें यौन उत्पीड़न की परिभाषा को निर्दिष्ट किया गया। इसमें संस्थानों को 3 प्रमुख दायित्व दिए गए, निषेध, रोकथाम और समाधान, और इसके अंतर्गत एक शिकायत समिति गठित करने का प्रावधान अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम में जो परिभाषा दी गई उसके बारे में, इसमें कोई या एक या अधिक नापसंद या बर्ताव आचरण का व्यवहार शामिल होता है, या शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव देना या यौन अनुग्रह का मांग या अनुरोध करना और अश्लील साहित्य या चित्र दिखाना इसके संदर्भ में। कार्यस्थल पर परिभाषा के बारे में कि ऐसा कोई भी स्थान शामिल है जहां कर्मचारी रोजगार की वजह से या रोजगार की अवधि में जाता है। कार्यस्थल की परिभाषा में कर्मचारी द्वारा ऐसे स्थानों पर आने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवहन के साधन भी शामिल होते हैं। पीड़ित महिला के संदर्भ में इसमें सभी महिलाएं शामिल होती है, भले ही उनकी श्रम या उम्र, रोजगार या उम्र की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह संगठित हो, असंगठित हो या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हो या निजी क्षेत्र में कार्यरत हो। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में, जैसे शिकायत समिति, सुलह और जांच के बारे में, जैसे शिकायत समिति ऐसे प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन या आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, तथा आंतरिक शिकायत समिति दीवानी अदालत के समान शक्तियाँ इसमें होती हैं। सुलह के संदर्भ में, यह आंतरिक शिकायत समिति जांच शुरू करने के पहले और पीड़िता की महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके जवाबदेहियों के पक्ष में मामले में सुलझाने के लिए कदम उठाती। जांच के संदर्भ में आंतरिक सलाह समिति को पीड़िता की शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के पास भेजती और वह अपने स्तर पर जांच शुरू करती और 90 दिनों के भीतर इसकी जाँच की जाती। इसके अन्य प्रावधान में आता है कि IICC दोषी के खिलाफ कार्रवाई के लिए नियोक्ता की सिफारिश कर देती है तथा पीड़ित महिला या जवाबदेह पक्ष के जांच से संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिनों के भीतर अपील कर सकती है। और महिला और जवाबदेह पक्ष और गवाह की पहचान, पूछताछ से जुड़ी जानकारी तथा जांच की सिफारिश सब इस पर की गई कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए कुछ चुनौतियां हैं, जैसे संगठनों द्वारा ऐसी घटनाओं को दबाने और खारिज करने की प्रवृत्ति, घटना की रिपोर्ट करने में संकोच करना, अलग अलग संस्कृतियों और वैश्विक परिवेश से संबंधित चुनौतियां इसके संदर्भ में रही। इस कानून की क्या कमियां रही, जैसे यह कानून केवल महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि वास्तव में किसी भी जेंडर का व्यक्ति यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। फिर आता है पीड़िता और आरोपी समान जेंडर के हों तो यौन उत्पीड़न के ऐसे मामले में निपटने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है और नियोक्ता द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के आधार पर की जाती है। तो ये सेवा नियम अलग अलग कंपनियों में अलग अलग हो सकते हैं। आगे की राय में देखते हैं कि यौन उत्पीड़न किसी भी मामले में गंभीरता से लेने की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए कंपनियों को कर्मचारियों की आचार संहिता के भीतर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए तथा ICC की स्थापना अनिवार्य है कि बड़े, छोटे और मध्यम किसी भी क्षेत्र में सभी संगठनों द्वारा उनके कार्यस्थल में कानूनी रूप से अनिवार्य इसकी सुनिश्चितता निश्चित होनी चाहिए। प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का लागू होना,
तथा इसमें कुछ हाल ही में कुछ संशोधन किए गए हैं। 2013 में संशोधन है कि यह यौन उत्पीड़न रोकने के लिए इस कानून को लैंगिक तटस्थ बनाने की जरूरत है, ताकि किसी भी जेंडर के व्यक्ति को घटित उत्पीड़न की घटना को दर्ज किया जा सके, तब कि सभी जेंडर के व्यक्तियों के लिए समानता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। और इस कानून में समान जेंडर की यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायत के समाधान को शामिल करने का विचार करना चाहिए तथा इसके खिलाफ दोषी के खिलाफ कार्रवाई की निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे तथ्यात्मक आधार पर इनको संशोधन किए जाने चाहिए। अब पढ़ते हैं निर्भया कोष के बारे में। हाल ही में एक सूचना से पता चला है कि 2022 में निर्भया कोष की स्थापना के बाद से ही अब तक 70% धन का ही उपयोग किया गया। निर्भया कोष के बारे में कुछ इस निर्भया कोष के तहत परियोजनाओं की विशेषताएं, जैसे एक परिभाषित निगरानी तंत्र है। यह निम्न स्तर से लेकर महिला बाल विकास मंत्रालय तक की महिलाओं के लिए संबंधित महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का सीधा प्रभाव होता है। मौजूदा अवसंरचना का अधिकतम और प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग, लाभार्थियों की संख्या जिसे सटीक या अनुमानित होना, सभी हितधारकों की निर्धारित भूमिका होना, मौजूदा सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों का दोहराव ना होना, जहां तक संभव हो रियल टाइम हस्तक्षेप का प्रावधान होना, उदाहरण के लिए जैसे सीसीटीवी फुटेज, रियल टाइम निगरानी और त्वरित कार्यवाही इत्यादि है। और महिलाओं की पहचान और जानकारी से संबंधित निजता और गोपनीयता से जुड़े कठोर निष्कर्षों का पालन करना होता है। यह इससे जुड़ी कुछ विशेषता है। अब पढ़ते हैं निर्भया कोष के बारे में। निर्भया कोष होता क्या है? इसे 2012 में दिल्ली के सामूहिक बलात्कार की एक घटना में प्रतिक्रिया के रूप में इस कोष की स्थापना की गई और यह देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहले के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित एक व्यापक निधि है। और इसकी प्रमुख पहलों के अंतर्गत निम्न पहले हैं कि पहली आती है कि वन स्टॉप सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, सुरक्षा उपकरण का विनिर्माण और फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना। कोष के प्रबंधन के बारे में, इसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। इसे महिला बाल विकास मंत्रालय निर्भया कोष के तहत वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों, योजना और सिफारिशों के रूप में एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। निर्भया कोष की फंडिंग पैटर्न क्या है? यह दुर्गम भूभाग वाले राज्यों में 90:10 के में, अन्य राज्यों में 60:40 में और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% और कुछ पहलों के लिए धन भी यह 100% है। निर्भया कोष के संदर्भ में आने वाली चुनौतियां, जैसे परियोजनाओं में अनुमोदन से अंतर मंत्रालयीय सहयोग की आवश्यकता। ऑक्सफैम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में प्रस्ताव आने के अपेक्षित अपर्याप्त आवंटन का होना, डिजाइन से सीमाएं दूर होना, अपर्याप्त निधि होना कि महिलाओं के लिए खिलाफ हिंसा रोकने से संबंधित कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम 10,000 से 11,000 करोड़ के बजटीय आवंटन की आवश्यकता होती है। आगे किराए में देखते हैं कि कोष में केंद्र की हिस्सेदारी के साथ साथ वार्षिक आवंटन की वृद्धि करनी चाहिए। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा से संबंधित सेवाओं में सार्वभौमिकरण के लिए बेंचमार्क बनाने की आवश्यकता है। साथ ही जिला और उप जिला स्तर पर इसकी उपलब्धता और गुणवत्ता का ध्यान देना चाहिए तथा अधिकार प्राप्त समिति को महिला सुरक्षा से संबंध में समग्र परिदृश्य का आकलन करते हुए किए जाने वाले प्रभावी उपायों का पहचान करना चाहिए और इसके लिए स्थायी समुदाय, पुलिस, NCR भी महिला मनोविज्ञानकों आदि को शामिल करके इसमें प्रमुख शहरों का फीडबैक लेना होता है। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि क्षेत्रों में हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करके डिजाइन को सुधार करना चाहिए तथा उदाहरण के लिए केरल में 2021-22 में अपने जेंडर बजट में हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए चिकित्सा देखभाल, पुलिस थानों में लैंगिक जागरूकता आदि के संसाधनों का आवंटन किया गया था। अब आता है महिलाओं के विवाह की आयु को लेकर। हाल ही में लोकसभा में महिला बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया गया और इस विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। इसके संदर्भ में सबसे पहले तो इसके एक ऐतिहासिक परिदृश्य देख लेते हैं कि औपनिवेशिक युग में क्या रही और उत्तर औपनिवेशिक युग में महिलाओं की विवाह की आयु से रिलेटेड क्या ऐतिहासिक विवरण रहे। इसमें आता है पहला, एज ऑफ औपनिवेशिक युग में एज ऑफ कंसेंट एक्ट या सम्मति आयु अधिनियम 1891 के जरिए विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसके तहत महिलाओं की विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। 10 वर्ष से 12 वर्ष की गई और यह इसमें 14 वर्ष और इसमें 18 वर्ष। फिर उत्तर औपनिवेशिक काल में, जैसे विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई तथा इस्लाम में यौवन प्राप्त करने वाली नाबालिग के साथ विवाह के मान्य माना जाता है। अब आता है इसमें कि इससे संबंधित क्या तथ्य रहे कि यह प्रस्ताव केंद्र में एक कार्यबल द्वारा नीति आयोग की प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर किया गया। इसमें कार्यबल की अध्यक्षता जया जेटली के द्वारा की गई और इसका गठन
निम्नलिखित मुद्दों के संबंधित मामलों में किया गया, जैसे मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तरों में सुधार और अन्य संबंध मुद्दे आते हैं। प्रारूप विधेयक की मुख्य विशेषताओं में आते हैं कि यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करेगा। बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2006 के अनुसार पुरुषों की विवाह की आयु 21 और महिलाओं की 18 की गई हो, जिसका उद्देश्य महिलाओं की विवाह योग्य आयु और पुरुषों के समान बनाना, मौजूदा कानूनों जिसमें विवाह से जुड़े बच्चों को शासित करने वाले रीति रिवाजों, परिपाटी और प्रथाएं शामिल हैं, उन्हें रद्द करना आदि बात है। बाल विवाह के कारण आते हैं जिसमें प्रतिशतात्मक व्यवहार का होना, कानूनी प्रभावी ढंग से लागू ना होना, गरीबी होना, विषम लिंगानुपात का होना और सांस्कृतिक कारण इसके बाल विवाह के कारण। इसमें बालक की परिभाषा क्या व्यक्त की गई है? बालक की परिभाषा वह होती है या चाइल्ड या बालक से आशय ऐसा होता है कि यह एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसमें अभी 21 वर्ष पूरी नहीं किया। विवाह पर विविध धर्मों के अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यह अधिनियम 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ विवाह संबंध में बनने संबंधी कृत्य के संज्ञेय और गैर जमानती अपराध ठहराता है। इसमें 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने के दंड का प्रावधान किया गया है और ऐसे विवाह को वैध ठहराता है। फिर दूसरा आता है कि यह विवाह आवेक्ष विवाहों की वैध ठहराता है, लेकिन उसे शून्य भी घोषित करता है, जिसका अर्थ है कि आवेक्ष विवाह तभी तब वैध है जब तक कि इस विवाह में शामिल आवेक्ष इसे वैध रखना चाहते हैं। फिर आता है इस अधिनियम में विवाह के लिए न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसमें कुछ सकारात्मक पहलू किए गए हैं, इसमें कुछ आलोचनाओं के बारे में बताया गया है कि तर्क दिए गए। इसमें आगे की राय में देखते हैं कि सूचना और शिक्षा और संचार के मामले में निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए लड़कियों के लिए स्कूलों और महिलाओं के तक पहुंच के लिए सुगम बनाना, बाल विवाह को कम करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण का होना जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में कम आयु में विवाह करने के लिए मजबूर करते हैं। इन लड़कियों के लिए विशेषकर शिक्षा को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे महिलाओं की आयु अपने आप बढ़ जाए। लैंगिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करना कि वर्ष 2018 में भारत के विधि आयोग ने पुरुषों के लिए विवाह करने के लिए कानूनी रूप से न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। साथ ही महिला एवं पुरुष दोनों के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष का सुझाव दिया गया था। अब पढ़ते हैं सरोगेसी के बारे में। सुर्खियों में क्यों? कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऐसे दंपति की मदद से ट्रिपल टेस्ट विकसित किया है जो सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत सरोगेट बच्चे को कानूनी बाधाओं में सामना कर रहा है। इसके संदर्भ में तथ्य देखते हैं कि ट्रिपल टेस्ट के घटक होते क्या हैं। ट्रिपल टेस्ट के घटक जैसे पति का आनुवांशिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चा किसी विकार के साथ पैदा न हो, दंपति का शारीरिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए दंपति में बच्चे की देखभाल की क्षमता या है अथवा नहीं, और दंपति का आर्थिक परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वे बच्चे के भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं या नहीं। इस अधिनियम से संबंधित मुद्दे आते हैं जैसे अपवर्जनात्मक प्रवृत्ति का होना कि यह अधिनियम केवल कानूनी रूप से विवाहिता महिलाओं तथा पुरुषों को ही सरोगेसी सेवाएं लेने की अनुमति देता है और यह नॉन बाइनरी तथा समान लिंग वाले युगलों को सरोगेसी के लिए संतान प्राप्त करने से रोकता है। यह द्वीप का बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्रजनन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत एक अनिवार्य पहलू है। बंध्यता की परिभाषा के संदर्भ में बंध्यता की परिभाषा एक ऐसे होती है जो केवल गर्भ धारण करने वाली असमर्थता तक ही सीमित रखा गया है और इसमें सभी मामलों को शामिल नहीं किया गया है जिनसे संबंध में एक दंपति द्वारा बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध के संदर्भ में व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने से सरोगेट माता की आय की स्रोत समाप्त हो जाता है और इसके कारण महिलाओं में स्वैच्छिक रूप से सरोगेट माता बनने के विकल्प सीमित हो जाते हैं। आगे की राय में देखते हैं कि प्रसव के बाद होने वाली अवसाद की देखभाल होना, IVF उपचार के लिए समय सीमा को समाप्त करना, व्यावसायिक सरोगेसी को शामिल करने के लिए सरोगेसी के विकल्प के परे विस्तार होना है। अब आता है भारत में गर्भपात कानून के संदर्भ में। भारत में गर्भपात कानून हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में सभी महिलाओं को गर्भावस्था में 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार दे दिया है। यह अधिकार विवाहिता के साथ साथ अविवाहिता महिलाओं को भी प्राप्त होगा।
भारत में गर्भपात कानून के बारे में, भारत में गर्भपात करना या कराना भारतीय दंड संहिता की धारा 312 या 313 के तहत अवैध है, जबकि यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 तक निर्धारित न किया गया। गर्भपात का तात्पर्य शल्य क्रिया या अन्य चिकित्सा माध्यमों द्वारा गर्भावस्था की जानबूझकर समाप्ति से होता है। MTP संशोधन विधेयक 2021 के बारे में, यह विधेयक इसके द्वारा 1971 में अधिनियम को संशोधित करता है और यह अधिनियम कानूनी और सुरक्षित गर्भपात सेवा महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत इसमें कुछ निर्धारित शर्तों के तहत पंजीकृत चिकित्सा द्वारा प्रेगनेंसी की समाप्ति को समाप्त करने हेतु लागू किया गया है। इसमें 20 सप्ताह तक के गर्भ के लिए कुछ MTP है कि चिकित्सीय समापन की सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है तथा इसके लिए केवल एक डॉक्टर का परामर्श आवश्यक होता है। 20 से 24 सप्ताह के लिए इसमें अवधि के लिए इसके लिए 2 डॉक्टर से परामर्श की आवश्यकता होती है। 24 सप्ताह के लिए यदि जन्म लेने वाली संतान किसी अत्यधिक गंभीर रूप से ग्रसित होने की संभावना हो तब हो सका, और यदि गर्भवती महिला के जीवन या उससे गंभीर क्षति या शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंध जोखिम के संदर्भ में यह होगा। और 24 सप्ताह के बाद में के लिए या भ्रूण के ठोस विसंगति होने पर यदि मेडिकल बोर्ड इसके लिए परामर्श दे तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि इसमें संवैधानिक अधिकार के बारे में बताया। वैवाहिक बलात्कार को संज्ञान में लेना, महिला की परिभाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि महिला शब्द के अंतर्गत महिला या सिस जेंडर वीमेन या अन्य लैंगिक समानता वाले ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिन्होंने सुरक्षित गर्भपात की आवश्यकता हो सकती है। नाबालिगों की गोपनीयता की रक्षा के संदर्भ में इसमें बताया गया है। और भारत में गर्भपात से संबंधित अन्य चुनौतियां जैसे योग्य चिकित्सकों की कमी, धार्मिक विरोध, सामाजिक कलंक तथा नैतिक दुविधा की गर्भपात से जुड़ी बहस का ये मुद्दा बना रहता है, जो सामान्य प्रसव से पहले गर्भावस्था को समाप्त करना नैतिक रूप से है या अथवा नहीं, सही है या नहीं, इस पर बताता है। फिर आता है आगे की राय में देखते हैं कि सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता का होना चाहिए, सामाजिक कलंक का समापन होना चाहिए और तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि और नैतिक मुद्दों से निपटारा इसके संदर्भ में आगे के लिए हो सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में गर्भपात कानूनों का स्वरूप प्रगतिशील हुआ है। इसी भावना से वर्तमान निर्णय में सभी महिलाएं के लिए गर्भपात के अधिकार की पुष्टि हुई है। साथ ही इस निर्णय में महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुंच प्राप्त करने आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। फिर आता है वास या लैंगिक असमानता के बारे में। बॉस UN वीमेन या तथा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1/4 ग्रामीण परिवार की महिलाएं या लड़कियां प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय में जल एकत्र करने में लगाती हैं। बॉस के बारे में, बॉस एक जल सफाई या सैनिटेशन और स्वच्छता के लिए एक सामूहिक शब्द है जिसका संबंध है निम्नलिखित क्षेत्रों से, जैसे सुरक्षित पेयजल की पहुंच होना, सफाई का बेहतर सुविधाएं और स्वच्छता के बुनियादी स्तर को बनाए रखना। इसके संदर्भ में बॉस और लैंगिक असमानता के संदर्भ में कि बॉस सुविधाओं तक पहुंच में लैंगिक असमानता व्याप्त होती है तथा महिलाओं लड़कियों के स्वास्थ्य, उपयुक्त आवास, शिक्षा, भोजन के अधिकारों के साथ साथ अन्य मानव अधिकार भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए जो महिलाएं तथा लड़कियां लंबे समय तक पेशाब रोक कर रखती हैं उनमें मूत्राशय और गुर्दे के संक्रमण के कारण खतरा होता है। बॉस से लेकर लैंगिक असमानता के कारण इसमें ज्ञान का अंतर होना, पहुंच की कमी होना तथा इसके अंतर्गत बहनीय अंतराल का होना। और बॉस से संबंधित चुनौतियों में आता है कि जैसे खर्च का अंतर, कि बॉस के वित्त पोषण के लिए सरकारी बजट बहुत कम रहता है तथा कानूनी ढांचे संबंधी जोखिम और बॉस व्यवसाय में कम रिटर्न के लिए निजी क्षेत्र के निवेश की भी पर्याप्त होता है। जवाबदेही में कमी के संदर्भ में इसमें उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यांकन के जरिए कुछ ही बॉस कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा की जाती रही। बॉस के लिए भारत के द्वारा की गई पहले और अंतर्राष्ट्रीय कुछ राष्ट्रीय पहले, कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहले। भारत के द्वारा की गई पहलों में आती है जैसे जल जीवन मिशन, इसे 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में जल की आपूर्ति कराना, जिसे 2019 में शुरू किया गया था। फिर दूसरी आती है स्वच्छ भारत मिशन, जिसे स्वच्छ भारत मिशन का यह दूसरा चरण है जिसमें 1 लाख से अधिक गाँवों को स्वयं को ODF+ से मुक्त करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम या गंगा नदी की सफाई के लिए एक समग्र कार्यक्रम है। स्वच्छोत्सव अभियान का उद्देश्य कूड़ा मुक्त शहर के लक्ष्य को साकार करने के लिए महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को प्रेरित करना होता है। बॉस के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहलें जैसे WHO की बॉस रणनीति 2018 से 2025 तक है और इसमें दृष्टिकोण में सभी रिहायशी इलाकों में पानी, स्वच्छता, साफ सफाई से जुड़ी सेवाओं से सुरक्षित प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य से काफ़ी सुधार करना होता है।
2016 से 2030 तक के लिए वॉस की यूनिसेफ की रणनीति की इसका उद्देश्य 2030 तक एसडीजी को प्राप्त करने के एसडीजी 6 से सतत विकास के लक्ष्य 6 को प्राप्त करने के लिए एक संगठन व्यापी योगदान का मार्गदर्शन करना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र स्वच्छता और हाइजीन कोष का निर्माण किया गया है। इसके तहत स्वच्छता सेवाओं की कमी के कारण होने वाली बीमारियों से साभारी बोझ में कमी होगी तथा देशों को त्वरित वित्त पोषण प्रदान करने के लिए यह पहल 2020 में शुरू किया गया। सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल के बारे में यह है सरकारों, नागरिक समाज संगठनों आदि के लिए एक वैश्विक साझेदारी है जो बेहतर जवाबदेही और संसाधन आवंटन को लेकर समन्वय करती है और इनका प्रबंधन यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए वॉस प्रणाली को मजबूत करने हेतु कदम उठाए गए हैं, जैसे बहनीता के संदर्भ में बहनीता, सुगम्यता का होना, लैंगिक रूप से संवेदनशील बिल्डिंग कोड का होना, वॉस के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील कानूनी गारंटी, महिला सशक्तिकरण और भागीदारी, स्थानीय सरकारों की क्षमता निर्माण, निजी क्षेत्र नागरिक समाज के साथ समन्वय बढ़ाना, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब आते हैं शहरीकरण और महिलाओं के बारे में। शहरीकरण और महिलाओं को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में सिटीज अलाइव डिजाइनिंग सिटीज दैट वर्क फॉर ह्यूमन शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा सिटीज अलाइव डिजाइनिंग सिटीज दैट वर्क फॉर वुमेन नामक रिपोर्ट जारी की गई। शहरीकरण और उससे संबंधित महिलाओं के बारे में किया है। शहर नवाचार, उत्पादकता और विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं, लेकिन समावेशी योजना निर्माण के बिना शहरीकरण के सामाजिक अंतराल को बढ़ावा देते हैं। दुनिया भर में धनी समुदाय या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित शहरी वर्गों में महिलाएं सबसे अधिक सुवेद्य हैं। शहरी योजना निर्माण में लैंगिक समानता में अनुक्रियाशील दृष्टिकोण के बिना शहर अक्सर लैंगिक असमानता को बढ़ाते रहे हैं। शहरीकरण से महिलाओं में आने वाली चुनौतियों के बारे में कि लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त महिलाएं शहरी योजना निर्माण का होना, इसके तहत मुख्य पुरुष योजनाकार, डिजाइन और शहरों से संबंधित बड़े अधिकारी शहर की योजना बनाते हुए महिलाओं की तुलना में पुरुषों की गतिविधियां, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अवकाश व्यतीत करने की जगहों पर आर्थिक कल्याण को प्राथमिकता देते। पूर्वाग्रह के संदर्भ में लैंगिक आधारित भेदभाव के संदर्भ में और स्वास्थ्य और कल्याण के संदर्भ में होता है तथा जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभाव के संदर्भ में होता है। इसमें डेटा बैंक एक शहरीकरण में लैंगिक असमानता का एक डेटा बैंक दिया गया है कि 17% लोग परिवार महिलाओं सदस्यों में नौकरी का विरोध करते हैं, 20% महिलाएं नौकरी करती हैं और वैश्विक स्तर पर व्यवसाय में 29% महिलाएं निर्णय लेने में वरिष्ठ पदों पर हैं तथा 2020 तक वैश्विक स्तर पर पर्यावरण क्षेत्र में 15% मंत्रालयों के नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया था। आगे की राय में देखते हैं कि भागीदारीपूर्ण शहरी डिजाइनिंग होनी चाहिए, न्याय समानता का होना, सुरक्षा और रक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, जलवायु कार्रवाई की महिला नेतृत्व का होना। इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि यह शहरी योजना निर्माण डिजाइन के लिए लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील दृष्टिकोण अपनाने में महिलाओं को मात्र सेवाएं प्रदान करने के लिए कहीं ज़्यादा बढ़कर है और यह सुनिश्चित करना कि शहरों द्वारा प्रस्तुत अवसरों तक पूरे समुदाय की पहुँच हो। साथ ही यह दृष्टिकोण व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ को भी उत्पन्न करता है। इसके संदर्भ में अब आता है मानव तस्करी। मानव तस्करी के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि मानव तस्करी का आशय शोषण के उद्देश्य से लोगों के व्यापार, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने, किसी दूसरे को सौंपने, अनाथालयों में रखने अथवा खरीदने से यह कार्य प्रायः धमकी, जबरन तथा प्रताड़ना के माध्यम से किया जाता है। मानव तस्करी 3 सर्वाधिक सामान्य प्रकार के देह व्यापार, बलात्कार, श्रम और बंधुआ मजदूरी से संबंधित होता है। मानव तस्करी के कारण में आता है जैसे निर्धनता, महिलाओं लड़कियों के प्रति अपमानजनक सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथाएं, प्रवास का होना, वैश्विक महामारी, छिद्र सीमाएं तथा बलात्कार में शामिल उद्योगों में वृद्धि आदि होते हैं। महिलाओं की तस्करी के प्रभाव में जैसे पीड़ितों में अवसाद और चिंता के साथ साथ मानसिक विकार जैसी समस्याएं, महिलाओं और लड़कियों के लिए अवांछित गर्भधारण, यौन संचारित रोग, HIV, एड्स, महिला मातृ मृत्यु आदि का खतरा सदैव बना रहना, लांछन, असहिष्णुता और सामाजिक बहिष्कार का होना। तस्करी से पीड़ित बच्चे अपने मूल अधिकारों जैसे जीवन और शिक्षा के अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। भारत में कानून के संदर्भ में जैसे इससे रिलेटेड भारत में मानव तस्करी से संबंधित भारत में कानून बनाए गए हैं। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) के अनुच्छेद में व्यक्तियों के दुर्व्यवहार का प्रतिबंधित किया गया है, जो अनुच्छेद 23(1) में भारत के मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। फिर आता है अनैतिक व्यापार और निर्माण अधिनियम के 1956 के अंतर्गत मानव तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है और इस कानून का उद्देश्य व्यवसायिक या लैंगिक उद्देश्य शोषण पर रोक लगाना है। फिर आता है दंड विधि अधिनियम 2013 के तहत इसको लागू किया गया। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 की नई धाराएं 370 और 370(a) को प्रतिस्थापित किया गया और ये धाराएं मानव तस्करी के खतरे से निपटने के लिए व्यापक
योगदान व्यापक उपाय प्रदान करती हैं। और व्यक्तियों की तस्करी रोकथाम या विधेयक 2021 में इस विधेयक का उद्देश्य तस्करी के सभी पहलुओं को निपटना है और इसमें अपराध के सामाजिक और आर्थिक तस्करों को सजा और बचाव के लिए लोगों की सुरक्षा या पुनरावास आदि शामिल होता है। मानव तस्करी को रोकने के लिए आगे की राय में देखते हैं कि यह महत्वपूर्ण वेश्यावृत्ति, देह व्यापार और मद के मध्य अंतराल को समझाया जाए। प्रशासन या पुलिस या गैर सरकारी संगठनों जैसे एजेंसियों के बीच या विभिन्न प्रकार के मध्य भी आंतरिक रूप से उचित डेटा साझाकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मौजूदा कानूनों का सही से लागू किया जाना मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने का आशय है। यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो फिनिश होते हैं। यहाँ पर हमारा यह महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे उठे हुए हैं उनसे को एक एनालिसिस देखा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।